नमस्कार दोस्तों। बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग? ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर? चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताएंगे बच्चे। सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, आवाज क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है। ऑल गुड, ऑल वेल। चलो ठीक है। तो बच्चे जैसे आप सभी लोगों को पता ही है कि ये हमारा टीपीए का सेशन है। अब देखो टीपीए के सेशन में हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। लगभग लगभग 90 to 95% हमारा जो एजेंडा है, जो सिलेबस है, वो कंप्लीट हो गया है अगर हम स्टैट्यूट की बात करें। तो देखो, टीपीए में अभी हमने लास्ट क्लास में लीज के कॉन्सेप्ट के साथ शुरू की थी। आपको याद होगा, सेक्शन 105 से एक नया चैप्टर शुरुआत हुआ था और वहां से हमने लीज के टॉपिक पे डिस्कस करना शुरू किया था। अब देखो, लीज का जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब एग्जाम में आ सकता है, चांसेस रहते हैं इसके। अगर मैं एक क्रोनोलॉजी बनाऊं तो सेल के बाद मॉर्टगेज और मॉर्टगेज के बाद कहीं ना कहीं लीज का ही नंबर आता है क्वेश्चन आने में। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में लीज क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द बेसिक आइडिया, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये बताया था। फिर 106, 107 और 108 तक मैंने आपको चीजों को समझा दिया था। ये जो सेक्शन 108 था, जो लास्ट सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था अपनी लास्ट क्लास में, उसमें हमने राइट्स एंड लायबिलिटीज को डिस्कस किया था, लेसर और लेसी की। ठीक है, तो उस सेक्शन पे खासा ध्यान देना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आज की जो क्लास है बच्चे, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं सेक्शन 109 से। तो इस सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114 ए, 115, 116 और 170। कहने का मतलब है 109 से लेके 117 तक की कहानी है जो लीज में बची हुई है। कोशिश करेंगे कि इसी सेशन में कंप्लीट हो जाए, बट अगर वो नेक्स्ट सेशन में आएगी, मतलब 9 बजे वाली क्लास में आएगी, दैट इज ऑल्सो फाइन, उसमें कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। बट एक और इंपॉर्टेंट बात है कि लीज के कॉन्सेप्ट को तो कंप्लीट करेंगे ही हम, बट अगर समय रहते सब कुछ चला तो एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा बच्चे मैं, एक्सचेंज का। एंड दिस इज चैप्टर नंबर 6। इसमें छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है, 118 से लेके 121 तक है, केवल 4 सेक्शंस हैं और बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे। ठीक है, तो दीज आर दी एजेंडास जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो हल्का सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि लीज का मतलब क्या होता है। लीज का मतलब होता है कि जब कोई ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी कौन होता है? जिसके पास उस प्रॉपर्टी के ऊपर बंडल ऑफ राइट्स होते हैं। तो ये जो ओनर है जिसके पास बंडल ऑफ राइट्स है, अपने बंडल में से निकाल के एक राइट, वो है प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट का, और आसान भाषा में बोलूं तो प्रॉपर्टी के पोजेशन का राइट किसी दूसरे व्यक्ति को देता है। और उसकी कंसिडरेशन क्या होती है? उसकी कंसिडरेशन होती है पीरियोडिकल पेमेंट्स या फिर प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? एक पकड़ी टाइप का पेमेंट, वन टाइम पेमेंट होता है और उसके बाद रेंट की तरह पीरियोडिकल पेमेंट्स चलते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि मालिक है किसी प्रॉपर्टी का, दूसरे व्यक्ति को पोजेशन का अधिकार दिया जाना इन कंसीडरेशन ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड लीज। ये बेसिक आइडिया लीज का। तो इसी से बच्चे कंटिन्यू करते हुए अब जो अगला सेक्शन है हमारा, जिसके साथ हमने आज शुरू करना है, वो है सेक्शन 109। और ये जो सेक्शन 109 है, ये ऐसी सिचुएशन को प्रीसपोज कर रहा है जहां पे कोई लेसर, लेसर मतलब कौन है? पहले तो टर्मिनोलॉजीज को रिवाइज कर लो। लेसर वो व्यक्ति है जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है और उसमें जो पोजेशन का राइट है वो दूसरे व्यक्ति को दे रहा है। जिस व्यक्ति को वो राइट दिया जा रहा है वो कौन है? लेस्सी। कौन है? लेस्सी। तो लेसर एंड लेस्सी। अब ये जो सेक्शन 109 है, ये ऐसी सिचुएशन से डील कर रहा है जहां पे जो लेसर है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, जिसके पास बंडल ऑफ राइट्स है, वो अपना बंडल उठा के किसी और दूसरे व्यक्ति को दे रहा है। कब, कैसी सिचुएशन में? जब उसका प्रॉपर्टी के बारे में पहले से ही एक लीज चल रही है, मतलब पोजेसरी राइट उसने पहले से ही किसी और को दे रखा है। इस दौरान वो अपनी ओनरशिप किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है, तो सेक्शन 109 पिक्चर में आता है। तो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो बच्चे हमारा जो सेक्शन 109 है, ये राइट्स की बात करता है। किसकी राइट्स की बात करता है? जिसको लेसर ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, जिस पे प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर की है। तो लेसर का जो ट्रांसफरी है, जिसके फेवर में ट्रांसफर करते हैं, उसको ट्रांसफरी बोलते हैं ना। तो जो लेसर का ट्रांसफरी है, उसके अधिकार क्या है, देखते हैं। अगर जो हमारा लेसर है वो ट्रांसफर कर देता है उस प्रॉपर्टी को जिसको उसने पहले से लीज पे उठा रखा है, या उसके किसी भी भाग को, या अपने किसी और इंटरेस्ट को, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो ट्रांसफरी है, जिसको वो ट्रांसफर किया गया है, उसके पास
वो सारे अधिकार होंगे, ध्यान से देखना बच्चे, वो सारे अधिकार होंगे उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में एज फार एज दैट लीज इज कंसर्न, मतलब जब तक उस लीज का सवाल है तो उस ट्रांसफरी के पास वो सारे अधिकार होंगे जो लेसर के पास हुआ करते थे। तो अगर मैं राइट्स की बात करूं तो जो राइट्स लेसर के पास थे वो सारे राइट्स ऑटोमेटिकली लेसर के ट्रांसफरी के पास पहुंच जाते हैं, ऑटोमेटिकली, कुछ भी नहीं करना होता। और फिर आती है दूसरी बात होती है लाइबिलिटीज की, जिम्मेदारियों की। इसमें एक प्री कंडीशन है, वो प्री कंडीशन क्या है, अगर जो लेसी है, मतलब जिसके फेवर में लीज चल रही है, अगर वो लेसी चाहे तो इस ट्रांसफरी को जब वो स्वीकार कर लेगा अपने लेसर के तौर पर, तो मतलब लेसी को स्वीकार करना पड़ेगा उस नए मालिक को अपने लेसर के तौर पर। जब वो ऐसा करता है तो लेसर उन जिम्मेदारियों का भी हकदार हो जाता है, जो ट्रांसफरी है, जो हमारा नया मालिक है, वो उन जिम्मेदारियों का भी हकदार हो जाता है जो जिम्मेदारियां लेसर पे लगती थी। ठीक है, तो मतलब हमारा जो ट्रांसफरी है उसके पास लेसर के राइट्स तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं, बट जहां तक बात लाइबिलिटीज की है वो उसके पास तभी आते हैं जब लेसी उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है एज हिज न्यू लेसर। ठीक है, और वो ये राइट्स और लाइबिलिटीज उसके पास बने रहते हैं उस ट्रांसफरी के पास जब तक वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बना रहता है। जब तक वो प्रॉपर्टी का मालिक रहेगा, जब तक आगे किसी और को नहीं बेचेगा, तब तक वो इन राइट्स और लाइबिलिटीज से बंधा रहेगा। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर वो जो प्रॉपर्टी, देखो बेसिक बेसिक कंपोनेंट को समझने की कोशिश करो, बेसिक बात को समझने की कोशिश करो। ये लीज जो है वो किस चीज से जुड़ी हुई है, लेसर से जुड़ी हुई है या प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है? प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है, क्योंकि एंजॉय जो किया जा रहा है वो प्रॉपर्टी को ही किया जा रहा है। अब जैसा मैंने बताया, लेसर है वो तो मालिक है, ओनर है, और किसी भी ओनर के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट अधिकार होता है, टू सेल, प्रॉपर्टी बेचने का, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का किसी और तरीके से। तो अगर कोई लेसर जो मालिक है उस प्रॉपर्टी का अपने इस हक का इस्तेमाल करता है तो वो कर सकता है। अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे रखी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसका हक जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का वो छिन गया, वो तो उसके पास रहता है। लीज के अंदर बस वो केवल एक ही चीज तो दे रहा है, अपने प्रॉपर्टी का पोजेशन, उसके अलावा उसकी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं है। तो अगर कोई लेसर अपने इस हक का इस्तेमाल कर रहा है और किसी को प्रॉपर्टी बेच दे रहा है या किसी को गिफ्ट दे दे रहा है, मतलब किसी भी तरीके से ट्रांसफर कर दे रहा है, तो वो जो ट्रांसफरी है वो लेसर की जगह ले लेता है, पर वो जगह दो भागों में लेता है। जहां तक अधिकारों की बात होती है, अधिकार तो उसे तुरंत मिल जाते हैं, मतलब जैसे ही उसके फेवर में प्रॉपर्टी होती है तो ऑटोमेटिकली उसका हक हो जाता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सारे जो अधिकार होते हैं इंक्लूडिंग दैट लीज, वो भी उसके हो जाते हैं। अधिकारों के मतलब बताऊं, जैसे रेंट्स लेना, अब वो जो पीरियोडिकल पेमेंट्स होंगी वो इस नए मालिक को की जाएंगी, ना कि पुराने मालिक को। तो राइट्स तो उसके तुरंत हो जाते हैं, बट लाइबिलिटीज बाय डिफॉल्ट नहीं होते। लाइबिलिटीज ऑटोमेटिकली क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि लाइबिलिटीज के लिए होने के लिए एक रिलेशनशिप होना जरूरी है ना। अभी इस लेसी में जो पुराने लेसर का लेसी है और इस नए मालिक में तो कोई रिश्ता है नहीं। ये रिश्ता तभी डेवलप होता है जब लेसी इस नए मालिक को अपने लेसर की तरह स्वीकार कर लेता है। तो जैसे ही इनमें ये संबंध स्थापित हो जाता है, फिर लेसर के ऊपर, ये जो नया मालिक है हमारा ट्रांसफर, इसके ऊपर लाइबिलिटीज लग जाती है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज लगाने के लिए लेसी का उसके स्वीकार करना जरूरी है। तो ये दो कॉन्टेक्स्ट हैं जिस तरीके से किसी ट्रांसफरी पर राइट्स और लाइबिलिटीज वेस्ट हो जाती हैं ओवर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, जो सब्जेक्ट मैटर है किसी भी लीज का। तो ये है इस सेक्शन का पहला भाग। फिर आता है दूसरा भाग। दूसरा भाग कहता है कि जो भी कुछ हमने पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इस वजह से, ध्यान से सुनना, केवल इस वजह से कि किसी लेसर ने अपनी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है, जो लेसर, जो ओरिजिनल लेसर है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो अपने आप खत्म नहीं हो जाती टुवर्ड्स दी लेसी। मतलब अगर मैं लेसर हूं और अगर मैं लीज के अंदर बंधा हुआ हूं लेसी की तरफ, और मैं अगर अपनी इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दूं किसी और व्यक्ति को, तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइबिलिटीज खत्म नहीं होती। हमने पहले भाग में ट्रांसफरी के राइट्स और लाइबिलिटीज की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल लेसर के राइट्स और लाइबिलिटीज की। मेरे राइट तो तुरंत चले गए, एज ए ओल्ड लेसर, एज ए ओरिजिनल लेसर,
मेरे राइट्स तो तुरंत चले जाएंगे जैसे ही मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा। अब मैं चाह के भी रेंट नहीं ले सकता उसका, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी किसी और की हो गई। पर जहां तक बात लायबिलिटीज की है, मेरी लायबिलिटीज ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होती। जैसे नए ट्रांसफरी पे ऑटोमेटिकली लायबिलिटीज अप्लाई नहीं होती, ऐसे ही ओरिजिनल लेसर की लायबिलिटी ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होती। ऐसा कब होता है? वही सेम एक्ट, लेसी का नए ट्रांसफरी को एज ए लेसर स्वीकार करना। तो हमारा जो ओरिजिनल लेसर है वो लायबल रहता है टुवर्ड्स दी लेसी, जब तक वो जो लेसी है नए ट्रांसफरी को एज ए लेसर स्वीकार ना कर ले। जो वो पीरियड होता है, जो वो ड्यूरेशन होता है, तब तक लेसर ही जिम्मेदार रहता है टुवर्ड्स दी लेसी। तो हमने जो राइट्स और लायबिलिटीज पढ़े, वहां पे जो भी लायबिलिटीज पढ़ी हमने लेसर की सेक्शन 108 के अंदर, वो उस ओरिजिनल लेसर पे ही अप्लाई होती रहती हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है, जब तक कि वो लेसी नए ट्रांसफरी को स्वीकार ना कर ले। उसके जो अधिकार हमने सेक्शन 108 के अंदर पढ़े, वो चले जाते हैं नए ट्रांसफरी पे। उसके अंदर लेसी की रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं। बट टू ट्रांसफर द लायबिलिटीज फ्रॉम द ओरिजिनल लेसर टू द ट्रांसफरी, रिकॉग्निशन जरूरी है लेसी के द्वारा। जैसे ही वो होता है, वो लायबिलिटी शिफ्ट हो जाती हैं अपने ओरिजिनल लेसर से इस नए ट्रांसफरी पे, और फिर जो रिश्ता है वो इस लेसी और नए ट्रांसफरी में बन जाता है। तो अब ये नया ट्रांसफरी बन जाता है लेसर, और जो पुराना लेसी है वो लेसी रहता है, और जो ओरिजिनल लेसर होता था वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाता है। अब उसका कोई लेना देना नहीं है, अब उसके ना ही कोई राइट्स हैं, ना ही कोई लायबिलिटीज हैं उस लीज के बारे में। सो दिस इज हाउ थिंग्स गोस। ठीक है? और ऐसा कब होता है? जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है। अब देखो, इसमें जो पहला प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि जो हमारा ट्रांसफरी है, जैसा कि मैंने बताया, ट्रांसफरी को अधिकार तो ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, पर वो अधिकार कब से काउंट होना शुरू होते हैं? जिस दिन वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। मतलब जो सेक्शन 5 में हमने कन्वे का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, टू कन्वे दी प्रॉपर्टी, जिस दिन वो प्रॉपर्टी कन्वे होती है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स ट्रांसफरी का अधिकार बनता है उस प्रॉपर्टी के लिए। तो जो भी आने वाले रेंट्स हैं, सब कुछ, वो उस दिन के बाद के जो होंगे वो ट्रांसफरी को मिलेंगे। उस दिन से पहले का जो भी रेंट वगैरह है वो ओरिजिनल लेसर को ही मिलता है। ठीक है? तो कभी भी कोई भी नया ट्रांसफरी बैक डेट से रेंट नहीं मांग सकता। भले ही मानो कोई व्यक्ति है जिसने लंबे समय से रेंट नहीं दिया, किसी लेसी ने पिछले 10 महीने से रेंट नहीं दिया, पर जो नया ट्रांसफरी है वो मालिक बना है पिछले 4 महीनों से ही, तो जो 6 महीने है जिसका पेंडिंग है वो लेसर पे जाएगा। भले ही इस समय पे वो नया मालिक बन चुका है, पर क्योंकि वो रेंट पुराने महीनों का है, उसके मालिक बनने से पहले के महीनों का है, दैट विल गो टू द ओरिजिनल लेसर, और इसको केवल उन 4 महीनों का मिलेगा जब से ये मालिक बना है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। फिर आता है दूसरा पॉइंट, कि कभी अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि लेसी को जानकारी ना मिल पाए कि लेसर ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो क्या कर दे कि ओरिजिनल लेसर को ही रेंट पे कर दे, डिस्पाइट द फैक्ट कि अब उसका मालिक कोई और व्यक्ति बन गया है। क्योंकि अब अधिकार तो ट्रांसफरी का हो गया ना रेंट पाने का, मालिक बनने के बाद। पर मानो लेसी को इसके बारे में जानकारी ना हो, और वो जो पीरियोडिकल पेमेंट करे रेंट की, वो उस ओरिजिनल लेसर को ही कर दे। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसको दोबारा मजबूर नहीं किया जाएगा उस रेंट को पे करने के लिए। अब मानो जो ओरिजिनल लेसर है उसने बदमाशी कर दी, भाग गया उस पैसे को लेके, या फिर ट्रांसफरी को नहीं दिया, तो जो ट्रांसफरी है वो इस लेसी के पीछे नहीं बढ़ सकता कि भाई तुम्हें किसने बोला था कि तुम उसको रेंट दो, मैं मालिक हूं, तुम्हें पता नहीं है ये सब वो सब, कि मुझे रेंट दो दोबारा, मुझे तो रेंट चाहिए। ऐसा नहीं। अगर लेसी ने ओरिजिनल लेसर को पे कर दिया है रेंट, फिर चाहे ओरिजिनल लेसर ने कुछ भी किया हो, डजंट मैटर, पर इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि लेसी को पता नहीं होना चाहिए कि नया बंदा मालिक बन चुका है। मतलब उसे उस ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। अगर उसे जानकारी होते हुए जानबूझ के ऐसा कर रहा है, या फिर लेसर के साथ मिलके ऐसा कर रहा है धोखाधड़ी करने के लिए ट्रांसफरी के साथ, तो फिर उस पे फिर तो उसे दोबारा रेंट पे करना पड़ेगा। पर अगर उसने बोनाफाइड मिस्टेक की है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी, रीजन टू बिलीव नहीं था, वहां पे वो प्रोटेक्टेड है। कई बार ऐसा हो जाता है बच्चे।
हड़बड़ हड़बड़ में लेसी को पता नहीं चल पाता है और वो बेचारा रेंट पे कर देता है, तो उसकी डबल लायबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट है बच्चे सेक्शन 109 का, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जितनी भी सर्कमस्टांसेस, जितने भी एग्जांपल्स, जितने भी सिचुएशंस अभी तक मैंने आपको समझाने के लिए बताए, वहां पे सिचुएशन कैसी थी कि कोई भी लेसर अपनी पूरी प्रॉपर्टी को, जिसके बारे में वो लीज है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को किसी नए व्यक्ति को ट्रांसफर कर दे रहा था, ट्रांसफरी को। तो कोई कंफ्यूजन नहीं था कि अब प्रॉपर्टी का वो नया मालिक बन गया तो कोई परेशानी नहीं है। पर ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी है जो लीज का सब्जेक्ट मैटर है, जिसका कोई फलाना व्यक्ति मालिक है, वो उस प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा ट्रांसफर ना करे किसी तीसरे व्यक्ति को, बल्कि उसका कोई हिस्सा ट्रांसफर कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मानो ये प्रॉपर्टी है, दिस इज दी प्रॉपर्टी, ये पूरी लीज के सब्जेक्ट मैटर है, लीज के ऊपर उठी हुई है, इसको पूरे को नहीं ट्रांसफर कर रहा, इसके केवल आधे हिस्से को कर रहा है या फिर केवल एक चौथाई हिस्से को कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसा होगा, क्योंकि वो जो लीज का जो पूरा लैंड है, उसमें उसके कुछ हिस्से के बारे में तो वो ओरिजिनल लेसर ही मालिक बना हुआ है, और कुछ हिस्से के बारे में नया ट्रांसफरी मालिक बन गया है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे कॉम्प्लिकेशन की परिस्थिति में क्या करेंगे, कैसे, मतलब क्या होगा? तो यहां पर बच्चे ये जरूरी हो जाता है कि वो जो लेसर, जो ओरिजिनल लेसर है, जो ट्रांसफरी है, जो हिस्से का मालिक बन गया है, और जो लेसी है, वो तीनों साथ में मिलके बैठे। इनको मिलके बैठना पड़ेगा और आपस में डिस्कस करना पड़ेगा कि ये जो लेसी है, अब किस प्रोपोर्शन में रेंट वो किसको देगा। मानो ये जब पूरा हुआ नहीं था, मतलब ट्रांसफर नहीं किया था लेसर ने किसी भी को भी, मानो वो 100 रुपए रेंट देता था टोटल प्रॉपर्टी के लेसर को। अब इतना हिस्सा जो नए मालिक को मिल गया है, तो उस हिस्से का कितना भाग इस रेंट का उसको देना होगा, कितना प्रोपोर्शन उस ट्रांसफरी को मिलेगा और कितना प्रोपोर्शन ओरिजिनल लेसर को मिलेगा। इस बात को ये तीनों बैठ के डिसाइड करेंगे, और जो भी ये डिसाइड करेंगे उसी के हिसाब से होगा। पर मानो ये तीनों साथ में बैठे और इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, जो लेसर है, ट्रांसफर है, वो लड़ पड़े कि तुमको इतना रेंट मिलेगा, मुझको इतना रेंट मिलेगा, मतलब डिसएग्रीमेंट की परिस्थिति है, एक डिसाइड नहीं कर पा रहे आपस में कि कितना प्रोपोर्शन रेंट किसको जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट की सहायता ली जा सकती है। जो भी कोर्ट जिसका उस प्रॉपर्टी के ऊपर जुडिक्शन है, जो उस अगर केस फाइल किया जाए कल को तो उस केस को सुन सकता है, तो ऐसे किसी कोर्ट के पास जाओगे और उससे सहायता मांगोगे कि आप हमें बता दो कि कितने प्रोपोर्शन में रेंट किसको मिलना चाहिए, लेसर को कितना मिलना चाहिए और ट्रांसफरी को कितना मिलना चाहिए। जब आप ऐसा करोगे तो आप कोई केस फाइल नहीं कर रहे, सूट फाइल नहीं कर रहे, उसके लिए प्लेंट वगैरह फाइल करने की जरूरत नहीं है जैसा सीपीसी में हम करते हैं। सिंपल सी एप्लीकेशन फाइल करोगे और उस एप्लीकेशन के ही बेसिस पे कोर्ट डिटरमाइन कर देगा, ये कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, तो अगर पार्ट, जो प्रॉपर्टी है, जो लीज का सब्जेक्ट मैटर है, अगर उसका कोई पार्ट ट्रांसफर हुआ है, तो किस प्रोपोर्शन में राइट्स और लायबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, वो ये तीनों मिलके डिटरमाइन करते हैं। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, देन इट इज द कोर्ट जो उनके बिहाफ पे डिटरमाइन करता है। जल्दी से रिवाइज कर लो बच्चे सेक्शन 109 को। 109 ऐसी स्थिति से डील करता है जहां पे जो हमारा लेसर है वो अपने ओनरशिप को किसी ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर देता है। ऐसी सिचुएशन में जो ट्रांसफरी है वो उस लीज के बारे में सारे हक को ऑटोमेटिकली पा लेता है। पर जहां तक बात लायबिलिटीज की है, लायबिलिटीज तभी अराइज होती हैं जब लेसी उसको अपने नए लेसर की तरह स्वीकार करता है। इसी तरीके से जो हमारा ओरिजिनल लेसर है, उसकी लायबिलिटीज ऑटोमेटिकली खत्म नहीं हो जाती केवल इस वजह से क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया है, बल्कि वो तभी खत्म होंगी जब उसका जो लेसी है वो उस नए ट्रांसफरी को स्वीकार करेगा एज हिज लेसर। जो हक होता है ऐसे किसी ट्रांसफरी का, वो शुरू होता है उस दिन से जब उसके फेवर में ट्रांसफर हुआ। उसका जो राइट्स है जो भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर, चाहे वो रेंट पाने के हो चाहे किसी भी बारे में हो, वो कभी प्रीडेट नहीं कर सकते उस ट्रांजैक्शन को जिस ट्रांजैक्शन के थ्रू वो मालिक बना था। और अगर कोई लेसर, अगर कोई लेसी गलती से बिना जानकारी के ओरिजिनल लेसर को रेंट पे कर दे, इस बात के बावजूद कि उस प्रॉपर्टी के मालिक अब कोई और व्यक्ति बन गया है, उस लेसी को मजबूर नहीं किया जा सकता दोबारा रेंट पे करने के लिए इस नए ट्रांसफर को। पर ऐसा करने के लिए यह जरूरी है कि उसे पता नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो रीजन टू बिलीव। अगर एंटायर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया गया, उसका केवल एक ही हिस्से को ट्रांसफर किया गया है, तो ये लेसर, लेसी और ट्रांसफर तीनों मिलकर डिटरमाइन करेंगे कि क्या प्रोपोर्शन रहेगा राइट्स और लायबिलिटीज का। अगर ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो इनके बिहाफ पे कोर्ट ऐसा करके देगा।
ठीक है, दिस वॉज सेक्शन 109। अब मुझे जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में वाई टाइप करके सभी लोग, आर यू ऑल क्लियर? 109 क्लियर है? बात समझ में आई है तीनों? फटाफट से बताएंगे चैट बॉक्स में बच्चे, क्लियर है? अब जो हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 110, ये बड़ा सिंपल सा सेक्शन है, बहुत ही प्यारा सा रूल है। इसमें एक्सक्लूड किया जाता है वो दिन जिस दिन वो समय शुरू होता है, वो टर्म कमेंस होता है। तो अगर कोई लीज बनाई गई है और वो लीज इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, ऑब्वियसली लीज इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ही होती है, और वो एक समय से बंधी हुई लीज है। मैंने आपको बताया था ना जब 105 पढ़ाया था कि लीज ऐसी भी हो सकती है जो टाइम से बंधी हो, और लीज ऐसी भी हो सकती है जो एट विल हो या फिर इन परपेचुटी हो, मतलब जो महीने महीने साल के साल चलती रहेगी जब तक टर्मिनेट ना किया जाए, ऐसी सिचुएशन हो। तो अगर कोई लीज है जो टाइम लिमिट से बंधी हुई है, 5 साल, 10 साल, 50 साल, जो भी है, तो ऐसी सिचुएशन में किसी ना किसी दिन तो वो शुरू हो रही होगी। तो जिस दिन वो शुरू होती है, वो इनिशिएट होती है, तो उस समय अवधि को गिनने के लिए, उस लीज पीरियड को गिनने के लिए, वो जो पहला दिन है जिस दिन वो लीज इफेक्ट में आ रही है, हम उसको काउंट नहीं करते हैं, हम उस पहले दिन को हमेशा एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने बीच में आपस में बैठ के लीज बनाई इस प्रॉपर्टी के बारे में, और इन्होंने डिसाइड किया कि हमारी ये जो लीज है वो शुरू होगी, इसकी जो अवधि है वो 5 साल की रहेगी, 5 इयर्स की रहेगी, और ये शुरू होगी 1 जनवरी 2022 से। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो हम 5 साल गिनेंगे, ये 5 साल 1 तारीख से नहीं गिनेंगे, ये 5 साल हम गिनेंगे 2 तारीख से, 2 जनवरी 2022 से। तो ये लीज कब खत्म होगी? लीज कब खत्म होगी? ये लीज 31 दिसंबर 2027 को खत्म नहीं होगी, ये लीज खत्म होगी 1 जनवरी 2028 को। समझ रहे हो? क्योंकि पहला दिन हमने एक्सक्लूड किया, शुरू ये 1 तारीख को ही हो गई, पर जो पहला दिन होता है, जिस दिन शुरू होता है, उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, उसके नेक्स्ट दिन से शुरू करते हैं। फॉर दैट रीजन हमेशा जिस डेट से शुरू ही होती है ना लीज, उसी डेट पे आके खत्म होती है, जैसे फर्स्ट। ठीक है, तो ये पहली वाली बात कि जो जिस दिन लीज का पीरियड शुरू हो रहा है उस दिन को हम काउंट नहीं करते। पर मानो एक ऐसी कोई लीज है जिसमें समय अवधि नहीं बताई कि कब से शुरू होगी, जैसे इन लोगों ने तो एग्रीमेंट किया था कि हमारी जो लीज है वो 1 तारीख को शुरू होगी, 1 जनवरी 2022 को शुरू होगी। मानो दो लोग लीज तो कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी के बारे में, पर वो डिटरमाइन नहीं कर रहे उनकी लीज कब से शुरू होगी। तो ये मान लिया जाता है कि जिस दिन उन्होंने एग्रीमेंट किया, जिस दिन वो लीज डीड बनी, उसी दिन से वो लीज शुरू हो जाती है। और बाई दिस रूल, जो पहला दिन है, मानो इन लोगों ने लीज डीड बनाई 1 जनवरी 2022 को, लीज डीड पे इन दोनों के साइन हुए, एग्जीक्यूट हुआ, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला जो रूल है हम इस 1 तारीख को एक्सक्लूड कर देंगे, और ये लीज शुरू होगी 2 जनवरी 2022 को। तो अगर कोई तारीख स्पेसिफाई की है तो उस तारीख को इंक्लूड नहीं करते, और अगर तारीख स्पेसिफाई नहीं की है तो जिस दिन लीज डीड इफेक्ट हुई है तो उसी दिन से लीज शुरू हुई मानी जाती है, और उस दिन को काउंट नहीं करते। ठीक है, तो दोनों जगह निष्कर्ष वही है कि जिस दिन लीज शुरू हो रही है उसको काउंट नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूरेशन की, ऐसे लीज की जो साल की है। ठीक है, अगर कोई भी लीज है जिसकी जो समय अवधि है वो 1 साल की है या फिर कई सालों की है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसी स्थिति की है, तो ये जो लीज है ये कंटिन्यू रहती है पूरी होल एनिवर्सरी तक, उस दिन की जिस दिन से वो शुरू हुई है। वैसे ये ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस है पहली वाली बात का, पर इसको अलग से लिख दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लीज 1 जनवरी 2022 को शुरू हुई है और मानो वो 1 साल की है, तो ये लीज 31 दिसंबर 2022 को खत्म नहीं होगी, ये खत्म होगी अपनी एनिवर्सरी वाले दिन, और इसकी एनिवर्सरी कब पड़ेगी? 1 जनवरी 2023 को। मानो 2 साल की होती तो 1 जनवरी 2024 को, 3 साल की होती तो 1 जनवरी 2025 को। तो जो इसका एनिवर्सरी डे होता है, मतलब जब सेम डे अगली साल वापस आता है, या फिर उस उतने सालों बाद आता है जितने साल की लीज है, उस दिन खत्म होती है। वैसे ये ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर हम पहला वाला रूल लगाएं, क्योंकि अगर हम पहला दिन काउंट नहीं करेंगे
तो अगर ये लीज ऑटो 1 साल की है तो ये शुरू मानी जाएगी कि ये 2 तारीख को शुरू हुई थी, और 2 तारीख को शुरू हुई थी तो उसका मतलब क्या है, ये कब खत्म होगी, 1 जनवरी 2023 को। तो ये ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस हो जाता है वैसे पहले पार्ट का, जो हमने बोला है कि पहला दिन काउंट नहीं करेंगे, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो कोई भी जो लीज है वो अपनी एनिवर्सरी के दिन ही खत्म होती है। पर फिर भी कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए उसको यहां पे ऐसा करके लिख दिया है। तीसरी बात, डिटरमाइन करने की लीज। डिटरमाइन का मतलब होता है टर्मिनेट करना, खत्म करना लीज का। ठीक है, अगर किसी भी लीज के अंदर जो भले ही समय से बंधी हुई है 2 साल, 4 साल, 5 साल, पर उसमें हक दिया गया है पार्टीज को कि अगर वो चाहें कि उस समय को खत्म होने से पहले भी टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि पूरी अवधि चले लीज की, पर यह नहीं बताया गया उस लीज के अंदर कि किस पार्टी का हक होगा उसको टर्मिनेट करने का। मतलब एक ऐसी परिस्थिति की लीज में ये तो बोला है कि ये लीज टर्मिनेबल है, पर ये नहीं बोला एट हुज ऑप्शन, लेसर या लेसी। तो बाय डिफॉल्ट ये माना चाहता है कि कोई भी लीज जो होती है वो लेसी के ऑप्शन पे टर्मिनेबल होती है, ना कि लेसर के। तो अगर लेसर को हक देना है टर्मिनेट करने का बिफोर द टाइम पीरियड, तो आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा, या फिर अगर लेसी का हक छीनना है तो आपको स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर छीनना पड़ेगा। पर अगर आप साइलेंट रह रहे हो, आप लिख ही नहीं रहे कि किसके ऑप्शन पे टर्मिनेबल होगी, तो हमारा इंप्लीकेशन कहता है कि दोनों के ऑप्शन पे होगी। दिस इज द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस जो हम अपने दिमाग से पहुंचते हैं, पर ऐसा नहीं। कानून कहता है इफ द लीज इज साइलेंट अबाउट दिस पॉइंट देन इट इज द लेसी हु शैल हैव द राइट टू टर्मिनेट इट। ओनली द लेसी, नॉट द लेसर। लेसर को देना है तो लिखना पड़ेगा, या लेसी को हटाना है तो लिखना पड़ेगा। तो दीज आर दी 3 पॉइंट्स दैट कम आउट ऑफ सेक्शन 110। बारी बारी से देखेंगे। पहली बात, जिस दिन लीज शुरू होती है, चाहे वो स्पेसिफाइड डेट हो चाहे वो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन हो, उस दिन को हम काउंट नहीं करते। कोई भी लीज जो है वो अपनी एनिवर्सरी वाले दिन ही खत्म होती है, जितने भी साल की है वो उस हिसाब से। अगर लीज को डिटरमाइन करने की पावर दी गई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, पर बताया नहीं गया है कि एट हुज ऑप्शन, तो बाय डिफॉल्ट वो लेसी के ऑप्शन पे डिटरमाइन होती है। दिस इज सेक्शन 110। अब मुझे जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, क्लियर है, समझ में आया है? आज आराम से पढ़ाऊंगा। रीजन टू बिलीव को आप ऐसे समझ लो, जानकारी का ना होना। रीजन टू बिलीव एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो नॉलेज से थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड है। जैसे हम नॉलेज को शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो हमको चाहिए होता है कि उसको पता होना चाहिए स्पेसिफिकली, उसे कोई बताए, उसे कोई चिट्ठी आए, कोई पत्र आए, कोई एडवर्टीजमेंट देखे, तब मानते हैं कि उसके पास नॉलेज थी। पर जब हम एक्सप्रेशन रीजन टू बिलीव यूज करते हैं तो उसमें ऐसी भी सिचुएशंस आ सकती हैं, भले ही उसको किसी ने बताया नहीं, पर अगर उसको खुद पता चल गया किसी भी तरीके से, या पता चल जाना चाहिए था फॉर सम रीजन, तो उस बात को इंक्लूड कर देते हैं। तो कोई भी रीजन टू बिलीव नहीं होना चाहिए लेसी के पास जब वो रेंट को पे कर रहा है कि ये मेरा लेसर नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे टाइप करो, आर वी ऑल क्लियर 110 के बारे में? सभी को समझ में आया है? कुछ बच्चों ने नहीं बताया है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। ठीक है, अब देखो अगला सेक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 111। बहुत ध्यान से देखो, आज की क्लास में हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं है, पर हर सेक्शन के अंदर कॉन्सेप्ट्स है, तो बहुत शांति से, बिल्कुल आराम से, बारी बारी से समझते चलो। कोई चीज समझ में ना आए पूछते चलो। देखो सेक्शन 111, सेक्शन 111 पूरा का पूरा डिटर्मिनेशन के बारे में। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है टर्मिनेशन। आप टर्मिनेशन शब्द यूज करना चाहते हो वो भी कर लो, पर लीज के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा डिटर्मिनेशन शब्द यूज होता है, और मॉर्टगेज के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा टर्मिनेशन शब्द यूज होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ लीज देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा लेंथी है तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना। तो कोई भी जो लीज होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो कैसे कैसे टर्मिनेट हो सकती है? सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है उसका समय पूरा हो जाने पर। तो अगर कोई लीज है जो समय अवधि से बंधी हुई है, 1 साल की थी, 2 साल की थी, 3 साल की थी, 4 साल की थी, तो जैसे ही वो समय अवधि पूरी हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। खास बात क्या होती है इस वाले टर्मिनेशन की, कि किसी भी पार्टी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
ना ही कोई नोटिस देने की जरूरत है, ना ही किसी भी तरीके का कोई भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही समय अवधि खत्म हुई, बाय डिफॉल्ट लीज खत्म हो जाती है, डोंट नीड टू डू एनीथिंग। तो सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है लीज को खत्म करने का, बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम, तो समय अवधि खत्म हो जाने पर। दूसरा तरीका कैसे लीज खत्म होती है, अगर किसी लीज के अंदर समय अवधि तो बताई गई है, पर उस लीज के अंदर ऐसी कोई कंडीशन लगाई गई है कि अगर कोई इवेंट हो गया तो लीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। मतलब वैसे तो समय अवधि है, जैसे कोई लीज है 5 साल की है, पर उसमें ऐसी कोई कंडीशन लगी है कि इस 5 सालों के अंदर अगर कुछ हो गया, कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इवेंट अगर वो हो गया, तो लीज टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे वैसे लीज 5 साल की है, पर उसी में लिख दें कि अगर लेसर की इन 5 सालों के बीच में शादी हो गई तो लीज टर्मिनेट हो जाएगी। तो ऑन द हैपनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, तो वो लीज डिटरमाइन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, 5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। यहां पे भी अच्छी बात क्या है कि यहां पे भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उस कंडीशन को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो जैसे ही वो कंडीशन पूरी होगी, बाय डिफॉल्ट लीज खत्म हो जाएगी। यहां पे बस इतनी सी जिम्मेदारी होती है, इतना सा ध्यान रखना होता है कि अगर केवल एक ही पार्टी को पता चला है कि वो कंडीशन पूरी हो गई है और दूसरी पार्टी उसके बारे में अनअवेयर है, तो जिस पार्टी को पता है उसको बताना पड़ता है दूसरी पार्टी को कि वो कंडीशन पूरी हो गई है और लीज टर्मिनेट हो गई है। बस ये इतनी सी छोटी सी रिक्वायरमेंट है। पहली वाली में वो भी नहीं है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसी में लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए। पर ये कंडीशन हो सकता है कि किसी एक ही पर्टिकुलर पर्सन की नॉलेज में हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो लेसर है उसकी शादी हो गई, पता चला लेसी को पता ही नहीं है इस बारे में, तो लेसर को बताना होगा कि मेरी शादी हो गई है और वो कंडीशन पूरी हो गई है और जो लीज है वो डिटरमाइन हो गई है। तो दूसरा तरीका क्या होता है लीज को डिटरमाइन करने का, किसी भी इवेंट के होने की कंडीशन की वजह से, किसी भी इवेंट के होने की कंडीशन की वजह से लीज टर्मिनेट हो जाती है। इवेंट हैपनिंग, ध्यान से देखें। तीसरा तरीका कैसे लीज खत्म होती है, अगर जो हमारा लेसर है उसका जो हक है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर वो टर्मिनेट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। पर यहां पे समझिएगा, यहां पे परिस्थिति वो वाली नहीं है जो मैंने अभी आपको सेक्शन 109 के अंदर पढ़ाई कि लेसर अपने हक को बेच रहा है। तो लेसर अगर अपनी ओनरशिप को सेल ऑफ करता है या ट्रांसफर करता है, उससे लीज टर्मिनेट नहीं होती है बच्चे। अगर मैं लेसर हूं और मैंने अपनी प्रॉपर्टी की लीज दे रखी है, तो अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को अब किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर दूं तो उससे ऑटोमेटिकली लीज खत्म नहीं हो जाएगी। यहां पे ये जो लिखा हुआ है ना कि लेसर का इंटरेस्ट चला जाना, उसका मतलब है जब उससे वो प्रॉपर्टी या उसका हक छीन लिया जाता है किसी भी इवेंट की वजह से, किसी भी इवेंट की वजह से उसका जो हक है वो उससे छिन जाता है। तो मतलब इट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल। ऐसे सर्कमस्टांस जहां पे वो खुद अपनी विल से उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, सेल ऑफ नहीं कर रहा है, बट उसका जो इंटरेस्ट है एज ए लेसर ओवर दैट प्रॉपर्टी वो खत्म हो जा रहा है। अब ऐसा कब होगा, फिर से आओ उसी वाले आर्ग्यूमेंट पे। क्या होता है, व्हाट इज ओनरशिप? ओनरशिप इज ए बंडल ऑफ राइट्स। तो किसी भी व्यक्ति के पास अगर उनमें से कोई भी राइट है, उन बंडल ऑफ राइट्स में से कोई भी राइट है, वो उस राइट का इस्तेमाल कर सकता है, कर सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे फेवर में 10 साल की लीज है, मेरे फेवर में, मैं लेसी हूं, मैं लेसर नहीं हूं, मैं लेसी हूं, मेरे फेवर में 10 साल की लीज है, तो मैं एज अ लेसी, क्योंकि मेरे पास उसका पोजेशन होगा, प्रॉपर्टी का पोजेसरी राइट है, तो मैं इस प्रॉपर्टी को फर्दर लीज कर सकता हूं, क्योंकि लीज के अंदर मेरे को पोजेशन का ही राइट देना है और पोजेशन का राइट है मेरे पास। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मना नहीं किया गया है तो मैं किसी और को फर्दर लीज पे दे सकता हूं। तो मानो मेरे फेवर में 10 साल की लीज थी, 5 साल मैंने इस लीज को यूज किया, प्रॉपर्टी को यूज किया, फिर मुझे लगा कि ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, तो फिर मैंने इसको सब लीज कर दिया किसी को आगे। ठीक है, चलो 5 साल मत लेको, उसको सब लीज कर दिया 5 साल खत्म होने के बाद।
तो वो जो सबलेसी है मेरा, जो सबलेसी बना, उसके बारे में जो लीज है, ये जो सेकेंड लीज बनी है बिटवीन दिस लेसी एंड सबलेसी, वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी जैसे ही इस लेसी का हक खत्म होगा। क्योंकि लेसी का हक 10 साल के लिए ही है। जैसे ये लेसर है, ये ओरिजिनल लेसर है, इसने लीज दी 10 साल की, इसने लीज दी 10 साल की ओरिजिनल लेसी को। इस लेसी ने फर्दर वो लीज दे दी किसी सब लेसी को। तो इस ओरिजिनल लेसी जिसने ये लीज बनाई है, इसका तो हक 10 साल के लिए ही है ना। तो जैसे ही इसका खुद का हक खत्म होगा, तो ऑटोमेटिकली इसने जो लीज दे रखी है इसको, क्योंकि वो इसी बात पे डिपेंडेंट है, जो हक उसका 10 साल तक का था, तो ऑटोमेटिकली ये लीज टर्मिनेट हो जाएगी। तो कभी इसके बारे में तो यही लेसर है ना, उस सबलेसी के बारे में तो वही लेसर है ना। तो अगर कभी भी किसी भी लेसर का इंटरेस्ट जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो टर्मिनेट हो जाता है, या फिर उसकी जो पावर है इन रिलेशन टू दैट प्रॉपर्टी वो छिन जाती है किसी भी इवेंट की वजह से, जैसे हमने जो एग्जांपल लिया वो क्या हुआ, ओरिजिनल लीज के अवधि की खत्म होने की वजह से, तो ऐसी परिस्थिति में वो लीज ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो लेसर के हक हो जाने की वजह से उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसने जो भी लीज बनाई वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ठीक है, चौथा तरीका ये जो है ये कहलाता है बच्चे मर्जर का कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्जर। बहुत ध्यान से सुनना, मर्जर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर जो इंटरेस्ट हैं लेसर और लेसी के, अगर वो एक ही व्यक्ति में समाहित हो जाएं, तो लीज टर्मिनेट हो जाती है। तो लीज टर्मिनेट हो जाती है, पर एक ही व्यक्ति में समाहित होने के लिए यह जरूरी है कि छोटे अधिकार वाले व्यक्ति के फेवर में, माइनर राइट वाले व्यक्ति के फेवर में मेजर वाला राइट सम्मिलित होना चाहिए। कहने का मतलब, मानो बच्चे ये लेसर है, ध्यान से देखना, ये बंदा हमारा लेसर है, इसने लीज पे दे रखी है प्रॉपर्टी इसको, ये है हमारा लेसी। तो ये तो बेचारा लेसी है, इसका तो माइनर राइट है, केवल पोजेशन का राइट है, और ये लेसर है, ये मालिक होगा, तो इसका तो मेजर राइट है। अगर इस माइनर राइट वाले व्यक्ति पे ये मेजर वाला राइट आ जाए, तो ये जो लीज है इन दोनों के बीच में ये खत्म हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन इस लेसर ने लेसी को कोई प्रॉपर्टी दी 10 साल के लिए लीज पे, 10 साल के लिए लीज पे दी थी प्रॉपर्टी, 5 ही साल हुए थे लीज को चलते चलते, इस लेसी को ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा पसंद आ गई और इस लेसी ने पैसा देके इस प्रॉपर्टी को खरीद ही लिया। तो जैसे ही उसने खरीदा, तो उसका जो माइनर राइट था एज ए लेसी वो तो पहले से ही था, तो उसने अब खरीद लिया, तो उसके साथ जो ओनरशिप का राइट है, जो मेजर राइट है, वो मर्ज हो गया। एंड एज सुन एज दैट हैपेंड, ये लीज ऑटोमेटिकली खत्म हो, क्योंकि अब लीज का पर्पस नहीं है ना, क्योंकि जो लेसी है वो खुद ही मालिक बन चुका है उस प्रॉपर्टी का। तो मालिक होने से तो बाय डिफॉल्ट पोजेशन का राइट आपके पास आ जाता है, उसके लिए अलग से लीज होने की तो जरूरत है नहीं। तो ये जो मेजर राइट है उसमें समाहित हो गया ये माइनर वाला राइट। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। जब भी मर्जर होता है किसी भी माइनर राइट में मेजर राइट का, तो लीज जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। उल्टा नहीं होता बच्चे, अगर मेजर राइट में माइनर राइट सम्मिलित होता तो फिर ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मानो आपका लेसर है, ये लेसी है, अगर लेसी अपना हक, पोजेसरी हक मानो वापस से दे देता इसी को, जो आपका लेसर है, लेसी अपना हक, पोजेसरी हक लेसर को दे देता वापस से, तो उसकी वजह से ये जो ओरिजिनल लीज है वो खत्म नहीं होगी। अगर वो ऐसा किसी नई लीज के तौर पर कर रहा है, क्योंकि उसका जो हक है वो तो केवल लीज के तौर पर जा सकता है। देखो, दो तरीके हैं कि वो अपना हक वापस पहुंचा सकता है। एक तो तरीका यही है कि वो लीज को खत्म कर दे, लीज को टर्मिनेट कर दे, नोटिस दे दे, खत्म कर दे। अगर वो ऐसा करेगा तो लीज खत्म हो जाएगी और जो पोजेशन का हक है वो वापस पहुंच जाएगा ओरिजिनल ओनर के पास। पर अगर वो मानो फर्दर लीज क्रिएट करता है, वैसा होगा नहीं, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, मानो लेसर के ही फेवर में कोई ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है कि लेसर को कुछ समय के लिए हक दे रहा है वो
उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का, भले ही वो उसका मालिक है। ऐसा हो सकता है, मानो कोई एग्रीमेंट हुआ था कि 10 साल के लिए लीज दी थी, पर इसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई इस प्रॉपर्टी की बीच में 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए इसको बहुत ज्यादा जरूरत है प्रॉपर्टी की, पर 6 महीने के बाद जरूरत नहीं होगी। तो जरूरी नहीं है ना कि इस लीज को खत्म ही किया जाए। उस 6 महीने के लिए अधिकार दे देगा इसको कि भाई 6 महीने के लिए अभी हक मेरा है पोजेशन का एज पर लीज, मैं 6 महीने के लिए आपको हक दे रहा हूं कि आप इस्तेमाल कर लो। और हो सकता है कि इस बात का पैसा भी चार्ज करे, पर ये मर्जर नहीं कहलाएगा, दिस इज नॉट मर्जर, क्योंकि यहां पे मेजर में माइनर मिल रहा है, ओनरशिप में पोजेशन का हक मिल रहा है। नहीं नहीं, मर्जर काम तभी करता है जब माइनर में मेजर मिलता है, तब लीज का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, अब इसको बच्चे 4-5 बार सुनना पड़ेगा आपको, तब पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ई ऑप्शन, देखो ई ऑप्शन है बाय एक्सप्रेस सरेंडर। एक्सप्रेस सरेंडर का मतलब, सरेंडर का मतलब होता है छोड़ देना, बाय योर ओन चॉइस छोड़ देना। अगर जो लेसी है उसका जो हक है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर वो खुद अपनी मन मर्जी से सरेंडर कर दे टुवर्ड्स द लेसर, तो जो लीज है वो अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे मान लो लीज ली गई 10 साल के लिए, 5 साल बाद लेसी को लगा कि यार नहीं हो पा रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ये लेसर के पास गया, कहता है कि खत्म करते हैं ना, मैं सरेंडर कर रहा हूं अपने सारे राइट्स। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से उन्होंने क्या कर दिया, लीज को टर्मिनेट कर दिया। तो एक ये तरीका है टर्मिनेट करने का। यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं कर रहा टर्मिनेट दूसरे के खिलाफ, यहाँ पे दोनों मिलके कह रहे हैं कि चलो खत्म करते हैं। हो सकता है उसका रेंट वेंट नहीं निकल पा रहा हो, ऐसा होता है। आपने धूम धड़ाके से दुकान खोली, अब दुकान चल नहीं पा रही, तो आप जिंदगी भर उसका भार थोड़ी ना झेलोगे। तो आप अप्रोच करते हो लेसर को, यार भले ही 5 साल की थी यार, प्लीज खत्म कर दे, किसी और को दे देना। तो दिस इज कॉल्ड सरेंडरिंग ऑफ राइट्स। पर यह होता है एक्सप्रेस सरेंडर, जब आप खुद से ऐसा प्रत्यक्ष रूप से करते हो, अप्रोच करते हो लेसर को और आप सरेंडर करते हो, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस सरेंडर। एक और तरीके का सरेंडर होता है, वो होता है इंप्लाइड सरेंडर। मतलब यहां पे लेसी जो है वो लेसर के पास जा नहीं रहा, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा कि चलो लीज को खत्म कर देते हैं, पर वो ऐसी काम कर रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है, या उसने ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कि उसने अपने अधिकारों को छोड़ दिया है। तो अगर कोई भी लेसी ऐसा कुछ भी करता है जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है उसके लेसी होने के हक को, वो दिखाता है ऐसी परिस्थिति कि वो इंप्लाइडली अपने अधिकारों को सरेंडर कर रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है स्टैट्यूट के अंदर ही, इसमें है कि कोई भी लेसी जो है वो अपने लेसर से उसी प्रॉपर्टी के बारे में एक नई लीज को स्वीकार कर देता है, एक नई लीज को स्वीकार कर लेता है पुरानी लीज के चलते चलते। तो भले ही यहां पे एक्सप्रेसली पुरानी लीज को खत्म नहीं किया गया, बट बाय द वेरी एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग अ न्यू लीज अबाउट द सेम प्रॉपर्टी, उसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो भी हक थे पुरानी लीज के अंदर उसने इंप्लाइडली सरेंडर कर दिए। और ऐसा होता है, नॉर्मली होता है। जैसे मानो ये लेसर है, इस प्रॉपर्टी को इन्होंने लीज पे उठाया, इस लेसी को, इस लेसी को, और ये लीज बनाई थी मानो 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए। और मानो रेंट डिटरमाइन किया था इन लोगों ने कि 10,000 रुपए पर मंथ रेंट देना होगा इस लेसी को, लेसर को। ऐसा करके बनाया इन्होंने। अब ये चलते 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 ऐसा एहसास हुआ लेसी को कि यार 10,000 रुपए रेंट निकल पाना मुश्किल है, मेरे से दुकान चल नहीं रही, 10,000 रुपए का तो मुनाफा नहीं हो रहा, मैं रेंट कहां से दूं। तो लेसी गया लेसर के पास कि आपके पास दो चॉइस हैं, या तो लीज खत्म कर देता हूं, मैं एक्सप्रेस सरेंडर कर देता हूं, आपकी दुकान खाली कर देता हूं, या फिर एक काम करो कि मेरा रेंट कम कर दो। तो लेसर ने कहा कि यार दुकान खाली करेगा, फिर नया किराएदार मिला नहीं मिला, कितना समय लगेगा, एक काम करें नई लीज बनाते हैं, उस नई लीज में हम लोग क्या करेंगे, 5,000 का रेंट रखेंगे, 5,000 पर मंथ। तो ये जो नई लीज बनी जब उसी प्रॉपर्टी के बारे में, तो जो पुरानी लीज थी जिसमें 10,000 का रेंट था, उसके अंदर जो अधिकार थे उस लेसी के, वो उसने ऑटोमेटिकली सरेंडर कर दिए इन फेवर ऑफ दिस न्यू लीज। तो ये एक ऐसा कृत्य है जिसके थ्रू उसके जो अधिकार हैं एज ए लेसी, उसने उसको सरेंडर कर दिया। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब लेसी है, लेसी का जो भी हक होता है किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, उसका सोर्स क्या है, वो लेसर खुद।
अगर लेसर का हक नहीं होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर तो लेसी का हक कैसे होगा? लेसी का लेसी बना रहने के लिए ये भी जरूरी है ना कि लेसर मालिक हो, उसके पास हक हो पोजेशन का, तब भी तो वो पोजेशन का हक दे पाएगा किसी लेसी को। तो मानो कोई भी लेसी लीज क्रिएट होने के बाद कुछ भी ऐसा करता है जिसमें वो लेसर के हक को चैलेंज करता है, लेसर से कहता है कि तुम सही मालिक नहीं हो, तुम्हारे पास हक नहीं है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो क्या कर रहा है लेसी? वो इम्प्लाइडली जिस लीज के अंदर वो है उसी को चैलेंज कर रहा है, उसी का हक अपने अंदर, जो उसके हक है उस लीज के अंदर उसको सरेंडर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो लीज है वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि लेसर का हक है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। जब लेसी खुद ही कह रहा है कि उसका हक नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो उस लीज को जिसपे वो काम कर रहा है, जिसमें वो लेसी है, उसको वो अस्वीकार कर रहा है। तो ये एक इम्प्लाइड सरेंडर की सिचुएशन में गिरेगा। तो अगर वो ऐसा कोई लेसी लेसर के खिलाफ केस फाइल कर दे कि तुम इसके सही मालिक नहीं हो, तो दैट वुड बी द इम्प्लाइड सरेंडर ऑफ द लीज, कि जब वो मालिक नहीं है तो आपकी लीज किस बात से? ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लो पहले फटाफट से, ये 6 तरीकों को लीज रिवाइज करो। सबसे पहला तरीका क्या है लीज को टर्मिनेट करने का? कि समय अवधि खत्म हो जाती है। दूसरा तरीका क्या है? कि उस लीज में समय अवधि भी है और कोई कंडीशन लगा रखी थी कि अगर वो कंडीशन हुई तो लीज खत्म हो जाएगी, जैसे शादी वाला एग्जांपल। तो जैसे ही वो होगा, जैसे ही वो इवेंट होगा, लीज टर्मिनेट हो जाएगी डिस्पाइट द फैक्ट कि समय अवधि खत्म नहीं हुई। ठीक है, अगर जो हमारा लेसर है उसका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि उसका सोर्स, लेसी के इंटरेस्ट का सोर्स क्या है? लेसर का इंटरेस्ट। तो अगर लेसर का इंटरेस्ट जो है वो किसी भी वजह से टर्मिनेट हो जाता है, उसकी एक वजह रह सकती है कि उसका खुद का इंटरेस्ट लिमिटेड था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक लेसी ने उसको सबलीज कर रखा था, तो वो खुद समय अवधि तक बंधा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में जो लीज है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, अगर लेसर और लेसी के जो इंटरेस्ट है वो मर्ज हो जाए, पर ऐसा तभी होगा जब माइनर इंटरेस्ट के फेवर में मेजर इंटरेस्ट मर्ज होगा। जब लेसी लेसर के हकों को पालेगा तब मर्जर होगा और तब टर्मिनेट हो जाएगी लीज। अगला तरीका एक्सप्रेस सरेंडर से। लेसी जो है लेसर के साथ मिलकर म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर अपने लीज के अंदर जो हक है उनको छोड़ देता है किसी भी वजह से, ये कहलाता है एक्सप्रेस सरेंडर। इंप्लाइड सरेंडर होता है जब लेसी कुछ भी ऐसा करता है जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है उसके लेसी होने के हक को, वो कहलाता है इंप्लाइड सरेंडर। इसकी वजह से लीज खत्म हो जाती है। ठीक है, अगला तरीका है और जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका भी है वो है फोरफीचर। ध्यान से देखिएगा, फोरफीचर करने के कुछ तरीके हैं। अगर कोई भी लेसी कोई भी एक्सप्रेस कंडीशन, वो जो लीज लीज डीड बनी गई है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर कुछ कंडीशंस लगाई होंगी, लेसर ने लेसी पे, लेसी ने लेसर पे। अगर कोई भी लेसी उनमें से किसी ऐसी कंडीशन को तोड़ता है जो उस पर लगाई गई है, जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर लेसी ने इस कंडीशन को तोड़ा तो लेसर के पास हक होगा उस लीज को खत्म करने का, तो अगर लेसी उस कंडीशन को जैसे ही तोड़ेगा तो परिस्थिति क्या बन जाएगी? उस लीज के टर्मिनेट होने की, इस फोरफीचर के आधार पर। मानो एक लीज डीड है जिसमें लेसर ने लेसी पे कंडीशन लगा रखी है कि तुम इस प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, और अगर आप करोगे तो मैं ये लीज टर्मिनेट कर दूंगा, आपको निकाल के बाहर फेंक दूंगा। और मानो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेसी ने उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर ली, सो दिस इज द सिचुएशन, यहां पे ये लीज टर्मिनेट हो जाएगी फोरफीचर के आधार पर। तो ऐसी कंडीशन का ब्रेक करना लेसर और लेसी के द्वारा, जिस कंडीशन के बारे में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि वो लीज खत्म हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। दूसरा, अगर जो लेसी है वो रिनाउंस करता है अपना कैरेक्टर, ये एक एग्जांपल जो मैंने आपको इंप्लाइड में दिया, इंप्लाइड सरेंडर में, वो कुछ एग्जांपल यहां पे भी गिर सकता है। अगर कोई भी लेसी अपना एज ए, जो उसका कैरेक्टर है एज ए लेसी, उसको रिनाउंस करता है, ये कहकर कि कोई तीसरा व्यक्ति हकदार है उस प्रॉपर्टी का, या फिर खुद को प्रॉपर्टी का मालिक बनाता है, बताता है जिस पे उसकी लीज है, तो यहां पे फोरफीचर हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये कोई प्रॉपर्टी है, इस व्यक्ति के फेवर में है, ये लेसी है, ये लेसी अगर कहने लगे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो फोरफीचर हो जाएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हो या नहीं लिखा हो, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि अपना वो कैरेक्टर एज ए लेसी उसी को चैलेंज कर रहा है। या फिर वो कहता है कि मैं मालिक नहीं हूं पर कोई तीसरा व्यक्ति मालिक है, मेरा लेसर मालिक नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति मालिक है, यहां पे भी वही कर रहा है वो, क्योंकि इसकी जो लीज है
वो थ्रू दी लेसर है। और जैसे वो कह रहा है कि वो मालिक नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति मालिक है, तो उसकी जो लीज है, उसका जो लेसी का कैरेक्टर है, उसको वो चैलेंज कर रहा है। तो यहाँ पे भी वो फोर फीचर के आधार पर अपने हक को खो देता है। तो ये एक ऐसा सर्कमस्टांस है, एक ऐसा एग्जांपल है जो इंप्लाइड सरेंडर की सिचुएशन में भी गिर सकता है और यहाँ पे भी गिर सकता है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे केवल यही परिस्थिति कवर है। फोर फीचर की परिस्थिति सिचुएशन में केवल यही परिस्थिति कवर है जहां पे लेसी अपने आप को मालिक बताता है या किसी तीसरे व्यक्ति को मालिक बताता है। पर जो इंप्लाइड सरेंडर वाली सिचुएशन है वो बहुत ब्रॉड है। उसमें हर एक वो चीज जो लेसी करता है जिसकी वजह से ऐसा लगे कि उसके जो हक हैं एज ए लेसी, उसको वो सरेंडर कर रहा है, उसको वो छोड़ रहा है, उसको वो चैलेंज कर रहा है, वहां पे इंप्लाइड सरेंडर हो जाएगा। तो कंपैरेटिवली बहुत ब्रॉड है इसके मुकाबले। तीसरा तरीका फोर फीचर का, अगर जो हमारा लेसी है वो इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट हो जाए। इंसॉल्वेंट, दिवालिया, मैंने आपको बताया इंसॉल्वेंसी एक्ट है हमारा। अगर कोई भी लेसी है वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में फोर फीचर का प्रावधान आ सकता है। और जो लीज है वो ये प्रोवाइड करती है कि जो लेसर है वो री एंटर कर सकेगा ऐसी परिस्थिति में। ठीक है, तो कहने का मतलब है केवल इंसॉल्वेंट होने से फोर फीचर नहीं होगा बाई ऑटोमेटिक। मतलब ऑटोमेटिकली अगर लेसी जो है वो इंसॉल्वेंट अगर डिक्लेयर हो गया है तो फोर फीचर नहीं हो जाएगा, लीज खत्म नहीं हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा लिखा होना भी जरूरी है कि इंसॉल्वेंसी की वजह से ये मान लिया जाएगा कि फोर फीचर हो गया है। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा भी होना चाहिए ये बात। तो इंसॉल्वेंसी होनी भी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी कंडीशन भी होनी चाहिए। ये जो तीसरा पॉइंट है फोर फीचर वाला, वो ओवरलैप करता है पहले वाले पॉइंट से। क्योंकि पहले वाले पॉइंट में भी कुछ ऐसा था कि कोई कंडीशन है इन दी विद इन दी लीज डीड कि अगर वो करोगे या वो होगा उसको वायलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है लीज है वो फोर फीचर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तीसरे के अंदर भी स्पेसिफिक सिचुएशन बताई जा रही है, इंसॉल्वेंसी की बताई जा रही है, पर अगेन उसको इस बात पे डिपेंडेंट बनाया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी कंडीशन डाली गई है। तो यहाँ पे कंडीशन का भी होना जरूरी है और इंसॉल्वेंसी का भी होना जरूरी है। बस फर्क क्या है पहले और तीसरे में, पहले में कंडीशन वायलेट की जा रही है बाय दी पार्टी, लेसर कर रहा है, लेसी कर रहा है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में लेसी को मना किया गया था कि आप कंस्ट्रक्शन मत करना और वो कर रहा है बाय हिज ओन एक्ट। पर ये जो इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन होती है ये कोई व्यक्ति करता नहीं है, ये कानून की प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति की परिस्थिति को देखते हुए कि उसके पास पैसे नहीं है और वो अपने उधार नहीं चुका पा रहा है, तब उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है। दिस इज अ लीगल प्रोसेस, दिस इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्टी। बस इतना सा फर्क है पहले और तीसरी वाली परिस्थिति में। मोर और लेस बात वही है कि उस चीज का होना जिसके अंदर, जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मनाही है, वो क्या करती है, फोर फीचर कर देती है। पर एक बात मैं आखिरी बात बता दूं इन तीनों परिस्थितियों के बारे में। ये जो तीनों सिचुएशन थी, चाहे वो कंडीशन वाली हो, ये कैरेक्टर वाली हो या इंसॉल्वेंसी वाली हो, फोर फीचर के अंदर बच्चे कोई भी लीज ऑटोमेटिकली टर्मिनेट नहीं होती। मतलब भले ही कोई कंडीशन वायलेट हो गई, भले ही उसने कैरेक्टर रिनाउंस कर दिया, भले ही एडजुडिकेशन हो गया इंसॉल्वेंट का, इस वजह से ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होता। यहां पे ये जरूरी है लीज को खत्म करने के लिए कि जिस भी व्यक्ति के फेवर में ये राइट आया है लीज को खत्म करने का, तो वो इस बारे में नोटिस देगा दूसरे पार्टी को। तो जैसे लेसी ने कंडीशन तोड़ी है जो एसेंशियल मानी गई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो लेसर लेसी से बोलेगा कि देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने ये कंडीशन लगाई थी, इसके बावजूद आपने ऐसा किया, इसलिए हम लीज को टर्मिनेट कर रहे हैं। तो ऐसा करना जरूरी है। जैसे बाई एफ्लक्स ऑफ टाइम में तो ऑटोमेटिकली हो जा रहा था, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था, पर यहां पे ऐसा करना पड़ेगा। तो नोटिस एसेंशियल होता है। तो बाय डिफॉल्ट इन तीनों में से कोई चीज हो जाने की वजह से कोई रेंट, कोई लीज टर्मिनेट नहीं होती। लीज को टर्मिनेट करने के लिए राइटिंग में नोटिस का दिया जाना जरूरी होता है, जिसमें बोला गया हो कि इसमें से किसी भी आधार पर हम लीज को टर्मिनेट कर रहे हैं। केवल इस वजह से कि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है और इसके बारे में कंडीशन थी, वो लीज ऑटोमेटिकली टर्मिनेट नहीं हो जाएगी। इस बारे में नोटिस देना पड़ेगा लेसर को और बोलना पड़ेगा देखो आप इंसॉल्वेंट हो गए,
कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लगाई थी कि आप इंस्टॉलमेंट नहीं होने चाहिए, फॉर दैट रीजन मैं टर्मिनेट कर रहा हूं। तो नोटिस इज अ एसेंशियल रिक्वायरमेंट, और फोर फीचर के आधार पर टर्मिनेट तभी होती है जब नोटिस सर्व हो जाता है, ना कि तब जब वो कंडीशन पूरी हुई है। मतलब इन तीनों में से जो चीज हुई है तब नहीं होता टर्मिनेट, जब नोटिस सर्व होता है तब होता है टर्मिनेट। और आखिरी तरीका है बच्चे किसी भी लीज को खत्म करने का, जब नोटिस सर्व किया गया है एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी पे लीज को खत्म करने के लिए। जो नोटिस का पीरियड है, जैसे ही वो नोटिस का पीरियड खत्म होता है, वो एक्सपायर होता है, लीज खत्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो लीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए है, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए है, ऐसी लीजों को माना जाता है कि वो साल दर साल चलती हैं, ईयर बाई ईयर चलती हैं। और ईयर बाई ईयर जो लीज होती है उसमें 6 महीने का नोटिस चाहिए होता है आमतौर पर। और बाकी की लीजों को बताया गया है कानूनी तौर से कि वो मंथ बाई मंथ चलती है, मंथ बाई मंथ चलती है। और ऐसी परिस्थितियों में 15 दिन का नोटिस चाहिए था, पर ये तो कानून है। पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चाहे हमारा लीज का कुछ भी नेचर हो, कुछ भी पर्पस हो, हम चूज कर सकते हैं, चाहे ये वाला ऑप्शन चाहे ये वाला ऑप्शन। तो पार्टी ने जो भी ऑप्शन चूज किया है उसके हिसाब से उसको उनको लीज को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो मानो मेरी ईयर बाई ईयर लीज है, तो मैं नोटिस दूंगा किसी व्यक्ति को, तो वो नोटिस 6 महीने का होगा। और मेरी लीज कब खत्म होगी? जब वो 6 महीने पूरे हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मेरी लीज मंथ बाई मंथ है, तो मैं किसी व्यक्ति को नोटिस दूंगा तो मेरी लीज कब खत्म होगी? 15 दिन बाद। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है जब हम नोटिस के आधार पर लीज को टर्मिनेट करते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया, किसी व्यक्ति की कोई कंडीशन पूरी हो गई। यहां पे बस ये है कि नोटिस दे के लीज को टर्मिनेट करने का अधिकार था पार्टी के पास। अगर ऐसा था तो वो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और बच्चे मैं आपको बता दूं, लगभग हर लीज के अंदर ये ऑप्शन तो रहता है। भले ही समय अवधि बताई गई हो, ऐसा नहीं है कि ऐसी लीज में समय अवधि नहीं होती। समय अवधि हो सकती है कि मानो 10 साल की लीज है, पर ऐसा लिखा होता है दिस लीज विल बी फॉर द पीरियड ऑफ 10 years अनलेस टर्मिनेटेड बिफोर हैंड बाई सर्विंग ऑफ नोटिस। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो नोटिस का ऑप्शन लगता है क्योंकि किसी ने नहीं देखा बच्चे अगले 10 साल में क्या होने वाला है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो 10 साल तक चलेगी, और 10 साल पूरे होंगे तो पहले वाले पॉइंट के अंदर बाई एफ्लक्स ऑफ टाइम अपने आप खत्म हो जाएगी, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और उससे पहले अगर खत्म करना पड़ेगा तो ये एच वाले ऑप्शन के अंदर होगी, नोटिस सर्व करके। ठीक है, एक बार फाइनली बच्चे रिवाइज करा दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं लीज के खत्म होने के। पहला है एफ्लक्स ऑफ टाइम, समय खत्म हो जाने की वजह से। दूसरा है किसी चीज के हो जाने की वजह से जिसके बारे में कंडीशन थी कि अगर वो हुआ तो लीज खत्म हो जाएगी। तीसरा क्या है? अगर लेसर का जो हक है उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो टर्मिनेट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। मोस्ट लाइकली ऐसा तब होगा जब उसका खुद का इंटरेस्ट लिमिटेड होगा। ठीक है। चौथा, मर्जर की सिचुएशन, जब माइनर इंटरेस्ट से मेजर इंटरेस्ट मिल जाता है, मतलब लेसी के इंटरेस्ट से लेसर का इंटरेस्ट मिल जाता है, तब लीज खत्म हो जाती है। या और पांचवी परिस्थिति, जब एक्सप्रेसली हमारा जो लेसी है अपने राइट्स को सरेंडर कर देता है लेसर के फेवर में। इंप्लाइड सरेंडर तब होता है जब लेसी कुछ भी ऐसा करता है जिसमें वो अपने लेसी होने के हक को चैलेंज करता है या क्वेश्चन करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है फोर फीचर का। फोर फीचर की तीसरी तीन परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति है कि कोई ऐसी मैंडेटरी कंडीशन जिसके वायलेशन में अधिकार दिया गया था लीज को खत्म करने का, अगर ऐसी किसी कंडीशन को वायलेट किया जाता है तो फोर फीचर हो सकता है। अगर हमारा लेसी चैलेंज करता है लेसर के टाइटल को, तो वो रिनाउंस कर देता है अपने लेसी होने के कैरेक्टर को। तीसरा, अगर हमारा लेसी इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी कंडीशन थी कि वो इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट हो जाएगा तो लीज को खत्म कर दिया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में भी फोर फीचर हो जाता है। पर इन तीनों परिस्थितियों में जो फोर फीचर की है, ये जरूरी है कि जो लेसर है वो लेसी को नोटिस दे राइटिंग के अंदर और उसमें बोले कि वो लीज को टर्मिनेट कर रहा है। और आखिरी है कि नोटिस देके, अगर नोटिस देके टर्मिनेट करने का हक है पार्टीज के पास, तो डिपेंडिंग कि कितना पीरियड का नोटिस बनेगा, जो भी नेचर होगा लीज का उसके हिसाब से, तो जैसे ही वो पीरियड ऑफ नोटिस खत्म होगा, मानो अगर 6 महीने का नोटिस है तो जो 6 महीने का आखिरी दिन होगा, या फिर 15 दिन का नोटिस है तो जो 15th डे होगा, उस दिन लीज टर्मिनेट हो जाएगी। अब मुझे जल्दी से बताओ आप सभी लोग, सेक्शन 111 समझ में आया है? चैट बॉक्स में बताओ बच्चे, वाई टाइप करके। सेक्शन 111 के सारे तरीके जो हैं लीज को टर्मिनेट करने के समझ में आ गए हैं सभी बच्चों को? क्लियर है? ऑल गुड, ऑल वेल? इसको 2-3 बार देखना। समझ में आ गया, आई अंडरस्टैंड दैट, बट फिर भी देखना।
रीड आउट करना डायरेक्ट से, फिर से देखना, ठीक है। जितना दिमाग में गहराई में बिठाओगे उतना फायदा रहेगा, क्योंकि जब आप लिखने बैठोगे ना तो आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि बहुत ओवरलैप भी है और दिमाग में एक एक का डिमार्केशन करना इज अ बिट ऐसी चीज है जिसमें टाइम लगेगा, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं बच्चे अपने अगले सेक्शन को। सेक्शन 112 है, ये फोर फीचर की बात जो हमने पढ़ी उसके वेवर के बारे में। देखना, हमने अभी पढ़ा क्लॉज जी के अंदर सेक्शन 111 के अंदर कि तीन ऑप्शन थे जहां पे फोर फीचर हो सकता था। ये जो फोर फीचर का अधिकार होता है इसको वेव भी किया जा सकता है, मतलब इसको छोड़ा भी जा सकता है। और ऐसा कब होता है? अगर जो हमारा लेसर है इस फोर फीचर के किसी भी ग्राउंड के सेटिस्फाई होने के बावजूद हमारे लेसी से रेंट को एक्सेप्ट करता है, मतलब रेंट को लेता रहता है डिस्पाइट द फैक्ट कि उस फोर फीचर की कोई कंडीशन पूरी हो गई है, या फिर हमारे लेसी पे दबाव बनाता है कि वो रेंट पे करे, तो रेंट को लेता रहता है, या फिर ये दबाव बनाता है लेसी पे कि वो रेंट को पे करे, या फिर कुछ भी ऐसा करता है जिसको देख के ऐसा लगता है कि भले ही फोर फीचर की स्थिति पूरी हो गई है फिर भी लेसर चाहता है कि वो लीज चलती रहे। तो कुछ भी ऐसा कर रहा है इम्प्लाइडली बाय हिज ओन कंडक्ट जिससे उसकी ये इंटेंशन दिख रही है कि वो लीज के साथ कंटिन्यू करना चाहता है। तो इन तीनों परिस्थितियों में डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके पास हक था, अगर वो चाहता तो लीज को खत्म कर सकता था, पर वो ये मान लिया जाएगा कि उस फोर फीचर के बारे में उसने अपने इस हक को खो दिया है, ठीक है। मानो बच्चे कोई लीज थी, कोई लीज है ए और बी के बीच में। इस लीज के अंदर कंडीशन है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर बी कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, मानो बी ने कंस्ट्रक्शन करी, बी ने कंस्ट्रक्शन कर ली 1 जनवरी 2021 को, मतलब वही कंडीशन जिसके बारे में बोला गया था कि अगर आप ऐसा करोगे तो लीज को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, वो काम कर दिया बी ने 1 जनवरी 2021 को। पर इस बात के बावजूद जो है ए जो है उसने रेंट को स्वीकार कर लिया जनवरी के, वो फरवरी में भी उसने रेंट लिया, मार्च में भी उसने रेंट लिया, अप्रैल में भी उसने रेंट लिया। या फिर अगर बी रेंट नहीं दे रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि ये अब टर्मिनेट कर देगा, तो बी पे दबाव बनाया कि रेंट दो रेंट दो, रेंट क्यों नहीं दे रहे हो। या फिर उसने कुछ भी ऐसा किया कि वो प्रॉपर्टी पे आया, देखने के बावजूद उसने कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है यार। तो मतलब इन तीनों में से अगर उसने कुछ भी किया तो इस कंडीशन के वायलेशन की वजह से उसके फेवर में जो हक आया था सेक्शन 111 के क्लॉज जी के अंदर कि वो सिंपली नोटिस सर्व करके टर्मिनेट कर सकता था क्योंकि उसके पास हक था, कंडीशन वायलेट हुई थी, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अपने इस अधिकार को खो दिया है। तो कल को वो दोबारा से इस आधार पर नोटिस को सर्व करके टर्मिनेट नहीं कर पाएगा। अब मान लो ये 6 महीने बाद जागे नींद से और बोले कि मेरे को तो खत्म करनी है लीज, तो फिर नहीं कर सकेगा। अगर उसने इन तीनों में से कोई भी ऐसी चीज कर दी है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अपना हक खो दिया है फोर फीचर के आधार पर लीज को टर्मिनेट करने का। बस इसकी एक कंडीशन है, ये तो मुझे लग रहा है आप खुद अपने दिमाग से भी सोच रहे होंगे कि ये वाली बात लागू होने के लिए कि वो अपने फोर फीचर का हक खो देगा अगर इन तीनों में से कुछ भी ऐसा करेगा, ये जरूरी है कि लेसर को पता होना चाहिए कि लेसी ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से उसके फेवर में फोर फीचर का अधिकार है। अगर मानो लेसर को पता ही नहीं है, मानो बी ने कंस्ट्रक्शन तो कर दिया, कंडीशन का वायलेशन तो कर दिया, पर लेसर को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो बेचारा रेंट लिए जा रहा है, तो यहां पे उसका हक नहीं जाएगा। यहां पे ये बात कब से काउंट होगी? जैसे ही उसे पता चलेगा। तो अगर पता चलने के बावजूद मानो कंस्ट्रक्शन उसने कर ली थी 1 जनवरी 2022 को और ये बात पता चली लेसर को 1 मार्च 2022 को, तो ये जो रेंट रिसीव किया होगा उसने 1 जनवरी का 1 फरवरी का, वो उसके हक को नहीं खोएगा, उसका हक उसके पास बना रहेगा। पर अगर 1 मार्च को पता चलने के बावजूद वो रेंट को एक्सेप्ट करता है मार्च के अप्रैल के फॉर एग्जांपल, तब वो फोर फीचर के अधिकार को खोएगा। तो नॉलेज होने के बाद ऐसा कंडक्ट करना, दैट इज द पॉइंट जब आप अपना हक को खो देते हो, ठीक है। और आखिरी बात, इसका एक एक्सेप्शन है, रेंट एक्सेप्ट करने वाली बात का एक एक्सेप्शन है।
अगर किसी भी लेसर ने इस फोर फीचर के आधार पर लेसी को प्रॉपर्टी से निकालने के लिए केस फाइल कर दिया है कोर्ट के अंदर, मानो फोर फीचर की परिस्थिति बन गई थी, लेसर ने कहा निकल जाओ मेरी प्रॉपर्टी से, लेसी ने कहा मैं नहीं निकलूंगा। मानो 1 जनवरी 2020 को ऐसी कंडीशन का वायलेशन किया लेसी ने जिसकी वजह से लेसर के फेवर में अधिकार आ गया उस लीज को खत्म करने का, मानो ऐसा हुआ। हमारे लेसर ने लेसी को नोटिस सर्व कर दिया कि तुम निकल जाओ मेरी प्रॉपर्टी से, और वो नोटिस सर्व हो गया मानो 5 जनवरी 2022 को, और मानो मंथली मंथली की वो थी, ये मंथ बाय मंथ लीज थी, तो 15 दिन का नोटिस था, तो 20 तारीख तक 20 जनवरी तक निकल जाना चाहिए था लेसी को, वो निकला नहीं। तो उसको निकालने के लिए लेसर ने लेसी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया और केस चल रहा है। अगर केस के चलते चलते जो हमारा लेसी है वो रेंट पे करता है अगर उसी प्रॉपर्टी के रिलेशन में, तो इस रेंट के पेमेंट को और इस पेमेंट के एक्सेप्टेंस को बाय द लेसर नहीं माना जाएगा कि उसकी वजह से उसने अपने फोर फीचर के अधिकार को वेव कर दिया है। तो मतलब जो भी रेंट की पेमेंट कोर्ट के अंदर होंगी आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द केस, दे वुड नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द वेवर। क्यों? क्योंकि कोर्ट तो बोलेगा ही ना रेंट पे करने के लिए जब तक केस चल रहा है, जब तक कोर्ट डिटरमाइन नहीं कर देता कि फोर फीचर की परिस्थिति बनी भी है या नहीं, तो फ्री में थोड़ी ना रहने देगा। तो कोर्ट को 3-4-5 महीने तो लगी जाएंगे, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं। तो 3-4-5 महीने तो बोलेगा ना कि रेंट देते रहो तुम जब तक मैं डिसाइड नहीं कर रहा। तो ये जो रेंट एक्सेप्ट करेगा हमारा लेसर कोर्ट के कहने पर, उसकी वजह से उसका हक नहीं जाएगा। वो उसने तो केस इसलिए फाइल किया है कि उसे निकलवाना है, वो रेंट तो मजबूरी में स्वीकार कर रहा है क्योंकि कोर्ट को समय लग रहा है डिसाइड करने से। सो दिस एक्सेप्टेंस वुड नॉट बी काउंटेड एज वेवर। लेसी ये नहीं बोल सकता कि तुमने तो रेंट ले लिया फोर फीचर के बाद, तुमने तो हक खो दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कोर्ट के अंदर रेंट की पेमेंट डजंट काउंट टुवर्ड्स दी वेवर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चे। सेक्शन 112 इस फोर फीचर के अधिकार को वेव ऑफ की बात करता है। तो अगर कोई भी लेसर फोर फीचर की परिस्थिति के सेटिस्फाई होने के बावजूद रेंट को स्वीकार करता है या फिर रेंट को प्राप्ति के लिए दबाव बनाता है या किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा कंडक्ट दिखाता है जिससे उससे फर्क नहीं पड़ता कि फोर फीचर हुआ है या नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जो लेसर है वो अपना हक खो देता है फोर फीचर के आधार पर लीज को टर्मिनेट करने का। पर ऐसा तभी होगा जब लेसर को उस फोर फीचर के बारे में जानकारी होगी। पर अगर कोई रेंट की पेमेंट की जाती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ आफ्टर फाइलिंग ऑफ द केस अगेंस्ट द लेसी, अगर लेसी के खिलाफ केस फाइल करने के बाद ऐसी कोई रेंट की पेमेंट की जा रही है तो फिर वो वेवर की तरफ काउंट नहीं होती है। दिस वाज सेक्शन 112। ठीक है, क्लियर है? 112 क्लियर है बच्चे सभी लोगों को? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट से। 112 समझ में आया कि कैसे कैसे वेवर हो जाता है? अब मुझे एक बार बता दो फाइनली कि जो भी कुछ मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है फ्रॉम सेक्शन 109 अप टिल दिस सेक्शन, कहीं पे कोई डाउट नहीं है? 109 से 112 सारे सेक्शंस क्लियर हैं? 100% क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट से, कहीं पे कोई भी डाउट नहीं बच्चे? इस पे क्वेश्चन आएगा, दैट इज द रीजन कि मैं एक एक पॉइंट चाहता हूं कि वो क्लैरिटी आप तक पहुंचे। अब यू ऑल क्लियर अबाउट दिस बच्चे? कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑल गुड, ऑल वेल। क्या है सेक्शन 111 का सी पॉइंट? क्या है, क्या बात नहीं समझ में आई है 111 का सी पॉइंट? हाँ बच्चे देखो, लेसर, कोई भी व्यक्ति जब लेसर होता है किसी प्रॉपर्टी का, लेसर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू नीड टू बी अ लेसर? क्या ये जरूरी है लेसर बनने के लिए कि आप एब्सोल्यूट ओनर हो उस प्रॉपर्टी के, आपके पास सारे हक हो उस प्रॉपर्टी के ऊपर? आप लीज के अंदर देते क्या हो? प्रॉपर्टी का पोजेशन। तो जो आपको देना है अगर वो आपके पास है तो आप लेसर बन सकते हो। तो अगर मेरे पास किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन है, वो भले ही मालिक की वजह से, मालिक होने की वजह से ना हो, मानो मैं खुद लेसी हूं, तो मेरे पास पोजेशन तो है ना।
तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को फर्दर लीज करना चाहूं किसी और व्यक्ति को, तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि फर्दर लीज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या देना पड़ेगा, पोजेशन, वो मेरे पास है। पर क्योंकि अगर मैं लेसी हूं किसी के अंदर, तो मेरी लीज के कुछ तो लिमिट्स होंगे ना। जैसे मानो समय अवधि, सबसे सिंपल एग्जांपल है, 5 साल के लिए मेरी लीज है फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास पोजेशन का हक है, अभी तो है, पर वो 5 साल तक के लिए ही है। तो अगर मैं अपने हक के किसी और को दूंगा, तो मैं उसके बारे में तो लेसर कहलाऊंगा, उसके लिए तो मैं लेसर हुआ ना, जिसको मैंने लीज पे दिया फर्दर, और वो मेरा लेसी हुआ। अगर हम अपने हम ओरिजिनल लेसर को पिक्चर से हटा दें, अगर इन दोनों लोगों को देखें जो खुद लेसी होते हुए लीज पे दे रहा है प्रॉपर्टी, तो उनके बीच में तो ऐसा ही रिश्ता है ना। तो अगर ये 5 साल के बाद जब इस लेसर का जो इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी के ऊपर वो खत्म हो जाएगा, तो ये लीज ऑटोमेटिकली खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये लीज ही इसके हक पर डिपेंड करती है, और इसका जो हक है वो खुद लिमिटेड है। यही तो कह रहा है कि अगर जो इंटरेस्ट है लेसर का हमारी प्रॉपर्टी के, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जिसको उसने लीज पे उठाया है, अगर वो टर्मिनेट हो जाता है, या उसकी जो पावर है ओवर दैट प्रॉपर्टी वो लिमिटेड है, किसी इवेंट की वजह से खत्म हो जाती है, जैसे इवेंट क्या 5 साल पूरे हो गए, तो लीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो जो भी लेसर का हक होता है किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर जिसको उसने लीज, ये केवल एक एग्जांपल है, देयर कैन बी थाउजेंड ऑफ थिंग्स, बट जब भी किसी लेसर का हक किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर खत्म हो जाता है किसी भी वजह से, उन परिस्थितियों को छोड़ के कि जब वो उसको खुद से ट्रांसफर कर रहा है, वो नहीं कवर होगा। अगर वो खुद से ट्रांसफर करता है तो लीज चलती रहती है, लीज खत्म नहीं होती, जैसे मैंने बताया। फिर वो जो नया ट्रांसफर है वो जगह ले लेता है लेसर की। पर अगर उसका हक किसी और वजह से, नॉट बाय हिज ओन एक्ट, किसी और वजह से खत्म हो जाता है, तो फिर वो लीज भी खत्म हो जाती है, क्योंकि लीज वो उस ट्रांसफर के, उस लेसर के हक पे ही डिपेंड करती है। दैट इज द सिंपल सिनेरियो। बाकी बातें बताओ, बाकी बातें समझ में आई है? वीडियो को 1-2 बार दोबारा देखना ही देखना है, देखना ही पड़ेगा। अभी इसको भी और अगला पढ़ाऊंगा उसको भी, ठीक है? चलो, क्लियर है सभी कुछ? चले, ऑल गुड? फटाफट से बताओ सभी लोग, सब कुछ ठीक है? कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक? अब नेक्स्ट क्लास में बच्चे इसके आगे कवर करेंगे, एक्सचेंज वाले कॉन्सेप्ट को भी कवर करेंगे। अब छोटे छोटे सेक्शन से, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसानी से हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है 50-55 मिनट्स में हमारी नेक्स्ट क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। चलो, थैंक यू सो मच बच्चे, 9 बजे टाइम पे आ जाएगा, विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।